नमस्कार दोस्तों, त्रिवेणी लर्निंग पर आप सभी का स्वागत है। मैं आ गया हूँ आपकी ज्योग्राफी वाली क्लास लेकर के। और आज ये हमारा तीसरा चैप्टर है अपवाह। और पढ़ क्या रहे हैं हम? 9th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक, तो ये आज हम पढ़ेंगे अपवाह के बारे में। ठीक, ये तीसरा चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए यहाँ पर क्या है, अपवाह। ठीक, अपवाह का मतलब क्या होता है देख लीजिए। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। नदी तंत्र में सब शामिल होते हैं ना, एक मुख्य नदी, सहायक नदियाँ, सब। तो अपवाह शब्द क्या हो गया भैया कि नदी तंत्र की व्याख्या करता है। ठीक, अब देखिए भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए। तो चलो भौतिक मानचित्र को देखते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये भारत का क्या है, भौतिक मानचित्र। और इसके बारे में पहले बता ही चुका हूँ कि भारत का ये वाला जो एरिया है ना, ये पहाड़ी एरिया है। ठीक, उत्तर का हिमालय क्षेत्र, और ये मैदानी क्षेत्र। ठीक, ये मरुस्थली क्षेत्र। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो भारत में जो अपवाह है ना, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और उसकी सहायक नदियाँ मिलके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक, हिमालय से कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं। ठीक, उसके बाद ये प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं। ठीक, जो कि बंगाल की खाड़ी में भी कुछ नदियाँ गिरती हैं और कुछ नदियाँ अरब सागर में भी गिरती हैं। तो ये है क्या ना, भारत का भौतिक मैप। ठीक, एक बार इसे ठीक से देख लीजिए। ये यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, हिमालय से निकलती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। ठीक है ना, और हिमालय से कुछ नदियाँ ऐसे निकलती हैं जो कि अरब सागर में जाकर गिरती हैं। और ये दक्कन का पठार है, इसके बारे में पहले देख भी चुके हैं। ठीक, तो एक बार फिर से चलते हैं अपने चैप्टर पे। ये भारत का मैप है, एक बार फिर से देख लीजिए, भारत का फिजिकल मैप। ठीक, चलिए। ठीक, तो अब देख लीजिए क्या कहा जा रहा है भैया कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है, अतः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील में, समुद्र में या महासागर में हो जाता है। ठीक, तो मोटी मोटी बात ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि कोई एक ऐसे मुख्य नदी है ना, एक नदी है ऐसे बहती हुए जा रही है। ठीक, उसके बाद क्या होगा ना कि बहुत सारी सहायक नदियाँ इसी नदियों से आकर के ऐसे मिलती जाएंगी। ठीक, बहुत सारी नदियाँ जो होंगी वो इसी मुख्य नदी में आकर के मिलेंगी। यहाँ तक कि सहायक नदियाँ को भी कुछ ऐसी सहायक नदियाँ होंगी जो आकर के ऐसे मिलेंगी इसमें। ठीक, इस तरीके से नदियाँ एक दूसरे में आकर के मिलती जाती हैं और अंततः क्या होगा कि ये जो मुख्य नदी है ये कहाँ, समुद्र में, ये समुद्र में चली जाएगी। ठीक, समुद्र में या झील में। ठीक, किसी झील में जाकर के मिल जाएगी। इस तरीके से नदियाँ जो मिल करके एक पूरा सिस्टम बना रही हैं ना, ये पूरा जो नदियाँ बना रही, पूरा एक सिस्टम बन रहा है, इसी को क्या कहते हैं, नदी तंत्र। नदी तंत्र कहते हैं। ठीक है ना, इस पूरे को रिवर सिस्टम कहेंगे। ठीक, अब ये क्या हो गया, एक मुख्य नदी हो गई और बाकी सब सहायक नदियाँ हो गई इसकी। ठीक है ना, इसी तरीके से क्या बनता है, नदी तंत्र बन रहा है। ठीक, तो यही बात यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पे क्या की जा रही है, अभी हमने बताया कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर के मिलती हैं, मुख्य नदी का निर्माण करती हैं और अंततः क्या होगा कि निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र में या सागर में हो जाता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, ठीक, उसे क्या कहते हैं, अपवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक, अपवाह द्रोणी भी समझ लीजिए। अपवाह द्रोणी का मतलब वही हो गया, जैसे अब यूँ समझ लीजिए, ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई नदी है ऐसे बहते हुए जा रही है। अब इसमें क्या होगा कि बहुत सारी सहायक नदियाँ इससे जुड़ेंगी, बहुत सारी सहायक नदियाँ। ठीक, सहायक नदियों की भी सहायक नदियाँ इस तरीके से जुड़ती चली जाएंगी। ठीक, तो क्या होगा कि ये पूरा एक रिवर सिस्टम बना रहा है ना, पूरा एक रिवर सिस्टम। यानी आप समझ लीजिए कि अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग क्षेत्रों से, जैसे अब यहाँ पर कोई राज्य होगा दूसरा, यहाँ कोई दूसरा राज्य होगा, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है ना,
तो जहाँ जहाँ से पानी बह करके इस मुख्य नदी में आ रहा है ना, जिस भी एरिया से आ जा रहा है, तो वो पूरा नदी द्रोणी में आएगा। ठीक है ना। तो इस पूरे एरिया को क्या कह रहे हैं, नदी द्रोणी कह रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जिस भी एरिया से पानी बह करके मुख्य नदी में आ रहा है वो इसी नदी द्रोणी का हिस्सा होगा। ठीक, तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है, तो ये बात ध्यान रख लीजिए। ठीक, क्या ये कि झील या समुद्र में तो मिल जाती हैं, और एक नदी तंत्र अभी बता दिया, जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है वो क्या होता है, पूरा अपवाह द्रोणी कहलाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक फिगर बना हुआ, इसे देख लीजिए। देखिए ये, अब इसमें ये है, देखिए ये एक मुख्य नदी है, ऐसे बहते हुए जा रही है। ठीक, ये क्या है, एक मुख्य नदी है, ऐसे बहते हुए जा रही है। और बाकी सब क्या है, देखिए सहायक नदियां हैं, ये सब क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं ये पूरा। ठीक, तो देखिए इस क्षेत्र से लेकर के यहाँ तक के क्षेत्र का पूरा पानी जो है ना, वो बह करके इसी नदी में जा रहा है। ठीक, सहायक नदियाँ, उप सहायक नदियाँ सब मिल करके एक मुख्य नदी बनी हुई है, उसी मुख्य नदी में सारी। तो ये जैसे धारा बी हो गया, और धारा ए देखिए इसी तरीके से सिस्टम बन रहा है पूरा, ये पूरा नदी द्रोणी कहलाएगा, ये पूरा नदी द्रोणी, ये पूरा नदी द्रोणी। ठीक, लेकिन अब देखिए ये जो जल विभाजक है ना, ये बीच में उठा हुआ भाग है, तो मतलब यहाँ की नदियाँ इधर नहीं आएंगी ना, क्योंकि ये बीच में उठा हुआ भाग है। ठीक, तो इसी को जल विभाजक कहते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, इस जल विभाजक के इधर जितनी नदियां हैं वो सब इस द्रोणी में जाएंगी। ठीक, और इस जल विभाजक के इस साइड में जितनी नदियां होंगी सब इस दूसरे वाले नदी में जाएंगी, द्रोणी बनाएंगे। ठीक, मतलब क्या है, विभाजक को नदियां क्रॉस नहीं कर पाएंगी ना, क्योंकि ये उठा हुआ भाग होता है। तो एक ऊंचा उठा हुआ भाग के किनारों से नदियाँ दिशाओं में, दूसरे दिशाओं में जा कर के बहती हैं। ठीक, तो जो बीच में उठा हुआ भाग है उसी को क्या कहा जा रहा है, जल विभाजक। ठीक, मतलब इधर की जो नदियां हैं, धारा बी की नदियां धारा ए की तरफ नहीं आ पाएंगी। क्यों नहीं आ पाएंगी, क्योंकि बीच में ये उठा हुआ भाग है, इसी को कहते हैं जल विभाजक। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखिए कि कोई भी इधर देखिए, कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत है या कोई उच्च भूमि है, दो पड़ोसी अपवाह द्रोणी को एक दूसरे से अलग करती है। ठीक, इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। ठीक, अभी बताया हमने, क्या बताया कि देखिए दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों के एक दूसरे से अलग करती हैं। यहाँ आपने देखा ना, यहाँ पर कि एक अपवाह द्रोणी ये है, एक अपवाह द्रोणी ये है, बीच में एक ऊंचा उठा हुआ भाग है। ठीक, जहाँ से नदियाँ इधर बह करके जा रही हैं, दूसरी द्रोणी में बह के जा रही हैं। एक द्रोणी की नदियाँ दूसरी द्रोणी में क्यों नहीं जा पा रही, क्योंकि बीच में उठा हुआ भाग है, उसको वो क्रॉस नहीं कर सकती हैं। ठीक, इसी को बोला जाता है जल विभाजक। ठीक, अब देख लीजिए, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी है। ये पिछली क्लास में इसके बारे में बात हो चुकी थी। ठीक, चलिए आगे देखिए, भारत में अपवाह आप पढ़ेंगे ना। भारत में अपवाह तो आप समझ गए, अपवाह क्या होता है, अभी बता दिया। अपवाह क्या है कि एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है अपवाह। ठीक, एक पूरा नदी जो होता है उसका पूरा रिवर सिस्टम, उसमें सहायक नदियाँ जहाँ जहाँ से पानी उस नदी में आ रहा, पूरा क्या होता है, रिवर सिस्टम बनता है। अब देखेंगे भारत का अपवाह के बारे में। ठीक, पहले तो ये समझ लीजिए कि भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। ठीक, इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीप नदियाँ। ठीक, अब ऐसे समझ लीजिए कि जैसे अब ये भारत का हिस्सा है ना, ये मान लीजिए भारत का मैप हम बना दे रहे हैं। ठीक, अगर हम मान लेते हैं, एग्जैक्ट भले न बने लेकिन थोड़ा समझ लीजिएगा।
इसे भारत का मैप हो गया ना। तो अब आपको पता ही है कि भारत में इधर वाला बेल्ट जो है, इस वाला बेल्ट पूरा पर्वतीय है, पूरा पर्वतीय है, ठीक। और ये वाला जो एरिया है ये हो गया आपका पूरा प्रायद्वीप हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या है ना कि भारत के पूरे अपवाह को हम दो भागों में बांट रहे हैं। एक तो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो, और दूसरा जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो, ठीक है ना। अब देखिए हिमालय से कुछ नदियां ऐसी हैं जो निकलेंगी और कहाँ जाएंगी, अरब सागर में जाएंगी, ठीक। कहाँ जा रहे हैं, अरब सागर में। और कुछ नदियां ऐसे जो बंगाल की खाड़ी में जाएंगी, ठीक, बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिरेंगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ये हिमालय है ना, हिमालय की नदियां निकल रही हैं, एक ये हो गया भारत का अपवाह तंत्र, और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीप में भी कुछ नदियां ऐसी होंगी जो बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिरेंगी, कुछ नदियां ऐसी होंगी जो अरब सागर में जा कर के गिरेंगी, ठीक है ना। तो मोटे मोटे तौर पर भारत के अपवाह को हम दो भागों में बांट दे रहे हैं। एक होगा आपका हिमालय वाली नदियाँ, दूसरी आपकी होगी प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक। चलिए, तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है क्या, कि भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण भौगोलिक आकृतियों पर होता है, ठीक। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जा रहा है, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीप नदियाँ, ठीक। चलिए आगे देखिए कि भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने के कारण हिमालय प्रायद्वीप नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं, ठीक है ना। जैसे अब हिमालय इतना ऊंचा है, वहाँ से नदियाँ जो निकलती हैं ना, तो वो सदा नीरा होती, मतलब उसमें हमेशा पानी रहता है। क्यों? क्योंकि वो ग्लेशियर से निकल रही हैं, ऊंचे पहाड़ों से निकल रही हैं, है ना। उनके पास पानी के दो सोर्स हैं, एक तो बरसात का पानी तो होता ही है, और दूसरी बात वो हिमानी पिघलता है तो वो बह के नदियों में आता है, और नदियों से बह करके वो समुद्र तक जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हिमालय की नदियाँ ना हमेशा हरी भरी रहती हैं, उसमें हमेशा पानी रहता है। लेकिन प्रायद्वीप नदियाँ जो हैं पूरे तरीके से बरसात पर ही डिपेंड हैं, इसीलिए प्रायद्वीपीय नदियाँ अक्सर सूख जाती हैं। एक दो नदियों को छोड़ दें तो ज़्यादातर नदियाँ प्रायद्वीप की सूख जाती हैं। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है क्या, कि अलग अलग क्षेत्रों से पहली बात तो ये उत्पन्न हो रही हैं, ठीक। हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियाँ इसीलिए एक दूसरे से एकदम अलग हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12 मासी हैं, अभी हमने बताया ना कि हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12 मासी हैं, मतलब उसमें हमेशा पानी रहता है, ठीक। इसमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा जल प्राप्त होता है। अभी हमने बताया ना कि एक तो बरसात के पानी से उनको पानी मिल जाता है, और दूसरा पानी उनको मिलता है कहाँ से, कि जो हिमानी है, बर्फ़ है, या जो वहाँ पर ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते हैं, तो उससे भी उनको पानी मिलता है। यही कारण है कि जो हिमालय की नदियाँ हैं ना वो 12 मासी हैं, ठीक। चलिए आगे देखिए कि हिमालय की दो प्रमुख नदियाँ सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं, ठीक है ना। मतलब जो पर्वत है, हिमालय पर्वत के भी उत्तर से निकलती, तिब्बत के पठार से निकलती हैं ना, तिब्बत से निकलती हैं। यही कारण है कि ये बोला जा रहा है कि जो हिमालय, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी है ये पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं, ठीक। इन नदियों ने पर्वतों को काट कर क्या बनाया है, गार्ज मतलब बहुत गहरा खाई बना रखा है, ठीक। याद रखिए क्यों, क्योंकि पहाड़ों को काट कर ये बह रही है ना। मैंने आपको बताया था ऐसा क्यों है, पहले समझ लीजिए, यही बता देता हूँ कि एक तो बहुत पहले मैंने बता रखा था आपको कि जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था ना, जब पृथ्वी पर सिर्फ दो ही, पहले तो एक ही स्थलखंड था, ठीक, जिसको कहा गया था पेंजिया, ठीक, पेंजिया कहा गया। और इसके पेंजिया के चारों तरफ समुंदर था, पेंजिया के चारों तरफ समुंदर था, जिसका नाम था पैंथालासा, ठीक है ना। बाद में क्या हुआ, इसी पेंजिया में, ये पेंजिया जो है इसी पेंजिया में विभाजन हुआ। तो जब पेंजिया में विभाजन हो गया ना, तो ये दो भागों में बट गया, ठीक, एक उत्तर की तरफ और एक दक्षिण की तरफ, ठीक है ना। और बीच में भर गया पूरा पानी, ठीक, ऐसे चारों तरफ पानी है। तो ये बीच में जो रास्ता खुला ना, ये बीच में जो रास्ता खुला, इसी का नाम पड़ा है टेथिस सागर। क्या पड़ा, टेथिस सागर,
ठीक। अब ये टेथिस सागर हो गया। अब देखिए बाद में क्या होता है कि इसी टेथिस सागर में इधर की जो नदियां हैं, मतलब अब इसका नाम था अंगारा लैंड, अंगारा लैंड अब इसका नाम स्थल हो गया, और दक्षिण में जो था इसका नाम था गोंडवाना। ठीक। तो बाद में क्या हुआ कि जब ये अंगारा लैंड का विभाजन हुआ तो उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप ये सब बने। तो एशिया की मैक्सिमम नदियां क्या है ना, एशिया की ज़्यादातर नदियां अपना बह करके ऐसे इस तरीके से टेथिस सागर में अपना जल डालती रहीं। इसी में सिंधु भी थी, सतलज भी नदी थी। ठीक है ना, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियों ने क्या किया कि यूरेशिया का पानी ले आकर के टेथिस सागर में डाल रही। इसी तरीके से जो दक्षिण में भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियाँ थीं वो भी टेथिस सागर में अपना जल डाल रही थी ना, जैसे चंबल है, सोन है ना, केन है, बेतवा, ये सब नदियाँ क्या थीं कि टेथिस सागर में जल डालती थी। जब हिमालय बन गया, अब यही टेथिस सागर में क्या हुआ, ऐसे ऊंचा पर्वत उठ गया। ठीक। तो जो इधर यूरेशिया की जो नदी थी, सिंधु और सतलज नदी थी, ये क्या है, इसी पहाड़ों को एकदम खाई में काट करके इधर बहने लगी। ठीक, पहाड़ों को काट करके, सतलज भी पहाड़ों को काट करके इधर बहने लगी। ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र भी पहाड़ों को काट करके इधर बहने लगी। तो इसीलिए ये नदियों ने क्या किया है ना, पहाड़ों को काट करके गहरा गार्ज बना करके बह रही हैं। इसीलिए हिमालय से पहले ही इनका निर्माण हो चुका था। ठीक, ये याद रखिएगा, हिमालय से पहले ही इनका निर्माण हो चुका है। तो अब क्या बातें हो गई यहाँ पे, हमने दिखाई दिया आपको कि ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। ठीक है, चलिए इधर देखिए कि हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं, है ना। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं। ठीक, अपने ऊपरी भागों में ना ये नदियाँ बहुत ज़्यादा कटाव करती हैं। देख रहे हैं ये गार्ज कैसे होता है, अभी हमने दिखाया ना, बताया कि ये नदियों ने क्या किया, पहाड़ों को काट दिया है। अब देखिए ये पहाड़ था, ठीक, अब ये पहाड़ है, इस पहाड़ को काट दिया है इन्होंने। यहाँ देखिए ये पहाड़ है, ऐसे इन पहाड़ों को इन नदियों ने ऐसे काट दिया है। ठीक, और इसमें से नदी फ्लो हो रही, बह रही। ठीक, ये गार्ज है, एकदम आई के आकार का होता है। अब देखिए यहाँ पर नदी का एक मैप दिया हुआ है, फिगर, इसे देख लीजिए। देखिए अब यहाँ से नदी निकल रही है। ठीक, यहाँ से नदी जब निकल रही है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कटाव करती है, खाइयाँ बना देती है। ठीक है ना, ये ऊपरी भाग हो गया नदी का। और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो इसका ढलान कम हो जाती है, ढलान कम हो जाती है तो नदी ज़्यादातर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ठीक, मध्य भाग में ही बनता है एक विसर्प। ठीक, फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते चलते हैं, क्या होता चलता है कि नई नई आकृतियाँ बनती रहती हैं, है ना। जैसे कि अभी देख लीजिए कि अब यहाँ से जब आगे बढ़ रहा है निचले भाग में, तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे गोखुर झील बन जाता है। मतलब नदी टेढ़ी अपना रास्ता अपना ली थी, बाद में फिर दूसरा रास्ता अपना ली, तो ये छाड़न हो गया इसका, गोखुर झील टाइप का बन गया। इस तरीके से आगे जाती है निचले भाग में, और निचले भाग में कई भागों में बढ़ जाती है नदी और बना देती है डेल्टा। ठीक, तो नदी की विभिन्न अवस्था है। ये कौन कौन सी अवस्था है, एक देखिए ऊपरी भाग अवस्था है, यहाँ पर नदी यंग है, यंग अवस्था में है ना। यहाँ पर ज़्यादा कटाव करेगी, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कटाव नीचे की तरफ करेगी, अगल बगल कटाव नहीं करेगी। कहाँ करेगी, नीचे की तरफ गहरी खाई बनाएगी। क्यों, क्योंकि यंग है, पहाड़ों से उतर रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इसकी स्पीड कम हो जाती है, तो क्या होगा, अगल बगल ज़्यादा कटाव करने लगेगी, अब गहराई में अब नहीं काटेगी। ठीक, विसर्प टाइप का बनेगी। विसर्प ही क्या होता है, अब देखिए जैसे अब नदी है, इसने फिर रास्ता बदल दिया तो ये गोखुर झील बन जाएगा। जैसे ये गोखुर झील बन गया, फिर निचले में फिर क्या होगा कि स्पीड एकदम कम हो जाती है निचले भाग में, और एकदम मंद गति से बहती रहती है। कई भागों में नदी की एक धारा बढ़ जाती है इसी, और इनके बीच बीच में जो ऐसे मिट्टी इकट्ठा हो जाती है, ये सब क्या होता है, डेल्टा बनाता है। ठीक, तो यही बात यहाँ पर हो रही थी। चलिए आगे देखिए कि अभी हमने क्या देखा यहाँ पर, ये देखिए कि अपने ये अपने मार्ग के ऊपरी भाग में तीव्र अपरदन करती हैं। ठीक, तो तीव्र अपरदन करके क्या करती हैं, इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक, आगे देखिए
अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं, ठीक है ना। ऊपर से अपने साथ बालू और इसका क्या करेंगी, संवहन करेंगी। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोखुर झील तथा बड़े ढाल बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेप आकृतियों का निर्माण करती हैं। अभी हमने बताया ना कि एक तो जब आगे बढ़ती हैं नदियाँ, ठीक, अपने निचली अवस्था में आती हैं। यहाँ देख रहे हैं ना, ये अपने निचले अवस्था मध्य भाग में, निचले भाग में क्या कर रही हैं, गोखुर झील बना रही हैं, ठीक, विसर्प बना रही हैं इस तरीके से, और ये डेल्टा का निर्माण कर रही हैं। तो निचले भाग में बहुत ही स्पीड इनकी कम हो जाती है, ठीक, वही बात यहाँ पर कहा जाए। लेकिन ऊपरी भागों में क्या होता है कि भारी मात्रा में काटती हैं। चट्टानों को काटने के कारण क्या होता है, सिल्ट और बालू का निर्माण करती हैं, और सिल्ट और बालू को ये लेकर साथ में बहती रहती हैं। मध्य निचले भाग में क्या हो जाता है कि विसर्प और गोखोर झील और बाढ़ वाले मैदान का निर्माण कर देती हैं, ठीक, और भी बहुत सारी निक्षेपित आकृतियों का ये सब निर्माण करती हैं, ठीक। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। अभी हमने बताया ना डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा क्या होता है, मुख्य नदी जब ऐसे कई शाखाओं में बढ़ने लगती है तो इसके बीच में ऐसे जो नए जलोढ़ इकट्ठा हो रहे हैं, मिट्टी इकट्ठा हो रही है, इसी को क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, ठीक। अब देखिए अधिकतर प्रायद्वीप नदियाँ मौसमी होती हैं। अब देखिए प्रायद्वीप नदियों की बात कर रहे हैं ना, हिमालय की नदियों में आपने देख लिया 12 मासी हैं, हमेशा पानी वहाँ पर बह रहा है। लेकिन प्रायद्वीपी नदियाँ क्या है, मौसमी है, बरसात के कारण ही उसमें पानी आएगा, उसके बाद हम वो सूख जाएंगी। यही बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि अधिकतर प्रायद्वीपी नदियाँ कैसी होती हैं, मौसमी होती हैं, क्योंकि इनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर होता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी क्या हो जाता है, घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपी नदियों की लंबाई कम है तथा छिछली हैं, फिर भी इनमें कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। मतलब कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि ऊंचे भाग से, कहाँ, अरावली से निकल रही हैं या फिर विंध्य पर्वत के आसपास से निकल रही हैं, और वो सब नदियाँ निकल के पश्चिम की तरफ बह रही हैं ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको मैप में देखते चलते हैं। ये देखिए आप मैप है ना आपके सामने, ये देख रहे हैं। तो इस तरीके के मैप में आप क्या देख रहे हैं कि जो हिमालय की नदियां हैं 12 मासी है ना, और ये वाला जो एरिया है ये उच्च भूमि वाला एरिया है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि देखिए यहाँ से नर्मदा नदी निकल रही है, नर्मदा नदी निकल रही है ऐसे, और बहते हुए समुद्र में जाकर के मिल रही है, ठीक। और यहाँ से तापी नदी निकल रही है, समुद्र में जाकर के मिल रही है, ठीक। तो याद रखिएगा यहाँ अरावली पर्वत है, ठीक, यहाँ पर विंध्य पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है ना, यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत है। विंध्य और सतपुड़ा के बीच में ये बहती है कौन, नर्मदा नदी, ठीक। ये देख लीजिएगा, अच्छा दिखाते हैं आपको, शायद सीधा मैप फिजिकल मैप में लेकर चलते हैं। ये देखिए हमने बताया था ना आपको कि ये मध्य उच्च भूमि है। वही प्रायद्वीप पठार को 2 भागों में बांटा गया है, एक मध्य उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार। तो ये मध्य उच्च भूमि है ना। मध्य उच्च भूमि से कुछ नदियाँ ऐसी हैं, यही बता रहा है, जो क्या कहते हैं निकलती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। कौन सी नदियाँ हैं, ये देखिए, ये विंध्य है और सतपुड़ा के बीच में एक नदी जाती है, नर्मदा नदी, देख रहे हैं ना, ये नर्मदा नदी। फिर क्या होता है, महादेव पहाड़ियाँ या दक्कन के पठार और तापी नदी, सतपुड़ा के बीच में ये तापी नदी ऐसे बहती है, ये भी जा रही है अरब सागर में गिर रही है। तो ये 2 नदियाँ ऐसी हैं ना जो भ्रंश घाटी में बहती है। कौन सी, नर्मदा और तापी नदियाँ, ठीक। नर्मदा कहाँ, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा के बीच में, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा बहती है, और सतपुड़ा के दक्षिण में तापी नदी बहती है, ठीक। और ये क्या है, ये पूरा उच्च भूमि है, याद रखिएगा। ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं ये मध्य उच्च भूमि है, ठीक है ना। मध्य उच्च भूमि की नदियां हैं जो ये अरब सागर में जाकर के गिर रही, ठीक। एक बार ठीक से इसे देख लीजिएगा मैप में। देखिए मध्य उच्च भूमि से कुछ नदियां ऐसी निकलती हैं जो उत्तर दिशा की तरफ बहती हैं और गंगा में जाकर के मिलती हैं, जैसे सोन है ना, केन है, बेतवा है, चंबल है, ठीक। ये सब नदियाँ प्रायद्वीप नदियाँ हैं और ये जाकर के कहाँ गिर रही हैं, ये सभी नदियाँ उत्तर दिशा की तरफ बह करके उत्तरी मैदान में जा रही हैं, ठीक। गंगा के में या जमुना में जा करके मिल रही हैं, ठीक है ना। और कुछ नदियाँ जो होती हैं, अब देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए, अब यहाँ आए हैं तो ये जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट से ज़्यादातर नदियाँ निकल करके कहाँ जाती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, सॉरी ये बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिर रही हैं। इस तरीके से बहुत सारी नदियाँ, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है,
ठीक, ये सब नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पश्चिमी घाट से निकल करके कहाँ जाके गिर रही हैं, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिर रही हैं। ठीक, अरब सागर में दो नदियाँ नर्मदा है और ये तापी नदी हैं जो जा कर के गिरती है। ठीक, तो इस बार ध्यान रखिएगा, मैप ठीक से देख लीजिएगा। ठीक, और देख लीजिए इधर हिमालय की ज़्यादातर नदियाँ निकल के बंगाल की खाड़ी में जा कर के ऐसे गिरती हैं। ठीक, गंगा है, यमुना है, ठीक, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब, और इधर इस सिंधु नदी अभी देखेंगे एकदम डिटेल में। ठीक है ना, चलिए। ठीक, तो क्या कहा जा रहा था, अभी देखा हमने कि हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीप नदियों की लंबाई कम है, छिछली हैं। ठीक, फिर भी इनमें कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं, पश्चिम की तरफ बहती हैं। नर्मदा और तापी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक, आगे देखिए कि प्रायद्वीप भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं। ठीक, एकदम समझ लीजिए, अभी बताया हूँ हमने इसके बारे में, क्या कि प्रायद्वीप भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं और कहाँ, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। दिखाया था हमने अभी, कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, ये सब नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं, मतलब ऐसे हैं। तो यहाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये सब नदियाँ गिरती हैं। ठीक, ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट से निकलती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाती की गिरती हैं। लेकिन एक केंद्रीय उच्च भूमि से कुछ नदियाँ निकलती हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, वो नर्मदा है और तापी है, और ये दोनों भ्रंश घाटी में बहती हैं। ठीक है ना, अब देखिए पढ़ेंगे क्या, हिमालय की नदियों के बारे में। ठीक, तो हिमालय की नदियों में कौन कौन सी नदी है, देखिए सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, हिमालय से निकलने वाली यही प्रमुख नदियाँ। ठीक, ये नदियाँ लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण, देखिए यहाँ अनेक महत्वपूर्ण बड़ी सहायक नदियाँ आकर इसमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदी को क्या कह रहे हैं, नदी तंत्र कह रहे हैं। ठीक, किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियाँ सब मिलाकर के रिवर सिस्टम का निर्माण हो रहा है। आगे देखिए क्या पढ़ेंगे, सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट कहाँ से होता है, तिब्बत से होता है, और यह नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती। ठीक, तो एक बार चलिए चलते हैं अपने मैप पे। ठीक, और देखते हैं सिंधु नदी के बारे में। ठीक, ये यहाँ देख लीजिए। ठीक, अब देखिए मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु, ठीक, तिब्बत में, और यहाँ से निकलती हुई देखिए भारत में सबसे पहले तो ये लद्दाख में प्रवेश करती है। ठीक, और लद्दाख पहाड़ प्रवेश करते हुए लद्दाख से ही होते हुए ये नदी इस तरीके से पाकिस्तान में चली जाती है, और पाकिस्तान में जा कर के ये सिंधु नदी फिर दक्षिण की दिशा की तरफ बहते हुए फिर दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ जाती है, और अंत में जा कर के अरब की सागर में गिर जाती है। ठीक, तो ये सिंधु नदी हो गई, और इसी के साथ इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं ना, इसकी सहायक नदियाँ भी हैं। जैसे अब देखिए यहाँ है चेनाब नदी। ठीक, ये झेलम है, झेलम बहते हुए ये चली जा रही, सिंधु मिल जा रही है। ठीक, फिर ये देखिए ये चेनाब नदी है, ये भी जा कर के मिल रही है। फिर रावी नदी है ये, ठीक, ये ब्यास नदी है। ठीक, और यहाँ पर सतलुज नदी है ये। ठीक, देख रहे हैं सब, एक बार ठीक से देख लीजिए, एकदम और बता दे रहा हूँ, एकदम देख लीजिए बड़े में। ठीक, यहाँ से सिंधु नदी ऐसे बहते हुए आ रही है, ऐसे सिंधु नदी। ठीक, और ये हो गई आपकी झेलम। ठीक, फिर यहाँ से निकल के आ रही है ऐसे चेनाब नदी। ठीक, यहाँ से निकल के आ रही है रावी नदी, और यहाँ से ऐसे निकल के आ रही है सतलुज नदी। ठीक, और ये सभी नदियाँ अंत में मिल जा कर के सिंधु नदी में मिल जाती। तो ये पूरा सिंधु का रिवर सिस्टम है, ध्यान देख लीजिएगा। ठीक, ये गोविंद सागर बांध, तो यही बात है, कहाँ से निकल रही है, तिब्बत के मानसरोवर से निकल रही है। ठीक, ये तो क्या हो गया भैया कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है, याद रखिएगा। पश्चिम की ओर बहती हुई, अभी हमने दिखाया भी, पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। ठीक, एक बार जा कर के फिर से देख सकते हैं आप। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। ठीक, इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां हैं, जैसे जास्कर, नुब्रा, शोक और हुंजा। ठीक है ना, ये सब सिंधु की दाएं तरफ की से मिलने वाली नदी हैं। ठीक है ना, इस नदी से मिलती हैं। आगे देखिए कि सिंधु नदी
बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में, कहाँ पर, इधर देखिए, अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। ठीक, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान के कहाँ, मीठन कोट में मिलती हैं ये सब नदियाँ। ये सभी नदियाँ आपस में मिलजुल कर अंत में पाकिस्तान में मीठन कोट जगह है, मीठन कोट में सब सिंधु के से मिल जाती हैं। ठीक, इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है और अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती हैं। ठीक है ना। सिंधु नदी के मैदानी ढाल क्या है, बहुत धीमा है। अब देखिए एक बार फिर से मैप देख लीजिए, मैप देखते हुए चलेंगे तभी काम हो पाएगा, ऐसे काम नहीं हो पाएगा भाई बिना। ये देखिए, ठीक, इसमें देखिए ये है ना, सिंधु नदी तिब्बत से निकल रही है भैया, और तिब्बत से निकलते हुए लद्दाख में प्रवेश कर रही है। यहाँ पर इसने बहुत बड़े बड़े गार्ज बना रखे हैं। ठीक, और ये नदी सिंधु कहाँ जाकर के पाकिस्तान में पहले जाती है। पहले तो उत्तर पश्चिम बहती है, तिब्बत से निकल करके उत्तर पश्चिम बहती है, फिर लद्दाख से जब बाहर निकलती है तो इसकी दिशा बदल जाती है और ये सीधा दक्षिण पश्चिम बहने लगती है। ठीक, दक्षिण पश्चिम बहते हुए सीधे कहाँ चली जा रही है, अरब सागर में गिरती है। और इसी में देखिए कौन कौन सी नदी हैं, झेलम है ना, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सभी नदियां आपस में मिलजुल करके अंत में पाकिस्तान में कहाँ, मीठन कोट में। ठीक, मीठन कोट में ये सभी नदियां जा कर के मिल जाती हैं और उसके आगे सिंधु नदी दक्षिण बहते हुए सीधा कहाँ चली जाती है, कराची के पूरब से होते हुए अरब सागर में जा कर के गिर जाती है। ठीक, तो ये है आपकी सिंधु नदी। एक बार ठीक से देख लीजिए पूरा मैप बढ़िया से, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका सिंधु नदी, ठीक है ना। आगे देखिए, सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी 1/3 से कुछ अधिक भाग, ठीक, भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। याद रखिएगा ये नदी 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। ठीक, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। ठीक, भारत में और पाकिस्तान के बीच ना सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। ठीक, जिसके अनुसार क्या होता है कि भारत ना इस नदी के पूरे जो प्रक्रम है, इस नदी का पूरे सिस्टम का 20% जल उपयोग कर सकता है। कौन, भारत इस सिंधु जल समझौता जो हुआ था 1960 में, इसके तहत भारत इस नदी का केवल 20% पानी उपयोग कर सकता है। ठीक, इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों में सिंचाई करने के लिए करते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए भैया, गंगा नदी तंत्र है कि गंगा की मुख्य धारा कौन सी, भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है और अलकनंदा उत्तराखंड में के अलकनंदा में देवप्रयाग में इससे मिल जाती है। ठीक है ना। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ठीक, एक बार गंगा का भी अब मैप देख लीजिए, यहाँ देखिए। ठीक, यह है गंगा नदी। अब देखिए गंगा नदी है, यहाँ से ये भागीरथी नदी है। ठीक, और ये अलकनंदा है, दोनों जहाँ पर मिल जाती हैं अब यहीं से ये गंगा बन जा रही। अब आगे ये गंगा नदी इस तरीके से बहते हुए, देखिए इस तरीके से बहते हुए सीधे चली जाएगी कहाँ पर, बांग्लादेश में चली गई। ठीक है ना। अब देखिए इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ, यहाँ ध्यान रखिएगा। अब इसी के समांतर ये यमुना नदी है जो बहती है, यमुना नदी ऐसे बहते हुए कहाँ, प्रयागराज में जा कर के ये गंगा में मिल जाती है। ठीक है ना। देखिए जमुना की भी कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे एक राणा प्रताप सागर है, गांधी सागर है, ये सब चंबल नदी पे हैं, याद रखिएगा। ठीक, और ये चंबल नदी बहते हुए जमुना में मिल रही है, बेतवा है, केन है ना, इस तरीके से नदियाँ बहती हैं। आगे देखिए यहाँ पर एक सोन नदी है, ये सोन नदी जा कर के गंगा जी में मिल जा रही है। ठीक, ये यमुना की सहायक नदी चंबल और बेतवा है। ठीक है ना। और ये राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, ये चंबल नदी पर स्थित है, ये सांभर झील है। ठीक, अब आगे देखिए इसी गंगा में उत्तर की तरफ से देखिए ये शारदा नदी है, ये शारदा नदी जा कर के घाघरा मिल जा रही है और घाघरा अंत में जा कर के गंगा मिल रही। ये देखिए ये गंडक है। ठीक, फिर ये कोसी नदी है और देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी है, उधर से आ रही है, ये
देख रहे हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी आकर के अंत में गंगा बांग्लादेश में गंगा मिल जा रही है और ये दोनों सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कर रही हैं। तो एक बार ठीक से पूरा गंगा नदी का मैप देख लीजिए। ठीक, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि भैया आगे क्या होगा कि देवप्रयाग में इसमें कौन भागीरथी मिलती है, तो हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदान में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। ठीक है, इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं, जैसे यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी। इन सब नदियों के बारे में हमने दिखाया, एक बार फिर से जा करके देख लीजिए बैक करके। ठीक, यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ठीक, और यह गंगा के दाहिने किनारे से समानांतर बहती है और इलाहाबाद प्रयागराज में, अब इसका नाम प्रयागराज है ना, इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। ठीक है ना। आगे देखिए, घाघरा, गंडक, कोसी सब क्या है, नेपाल हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। एक बार ठीक से ये सब पूरा मैप बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक, आगे देख लीजिए। तो भैया गंगा में ये देखिए एक ये मैप है, ये देखिए इधर। ठीक, ये है भागीरथी, अलकनंदा, ये दोनों नदियां मिल रही हैं, आगे जाकर के गंगा बनती है ये। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे देख लीजिए, नमामि गंगे एक परियोजना चल रही है। क्यों भैया, इसका उद्देश्य क्या है कि प्रदूषण के प्रभाव को कम करना और इसके संरक्षण और कायाकल्प से रिलेटेड है। ठीक, नमामि गंगे। आगे देखिए, इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आ जाती है। ठीक, जिससे बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान होता है, लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी के उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बनाती हैं। ठीक, अब देखिए आगे प्रायद्वीप नदियां भी है कि प्रायद्वीप उच्च भूमि से आने वाली प्रमुख सहायक नदियां ना चंबल, बेतवा, सोन अभी दिखाया हमने, ये अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। ठीक, इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम है। किसमें, चंबल, बेतवा, केन की बात की जा रही। ठीक है ना। आगे देखिए कि अब बाएं एवं दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में उधर जाती है ना, पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। ठीक है ना, अब फरक्का तक बहेगी। ठीक, यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। अब ये फिर से ध्यान से देख लेंगे, ये यहाँ देखेंगे ना जब ये अब ये गंगा डेल्टा, गंगा नदी यहाँ से आ रही ना, यहाँ पर जब पहुँची तो ये पॉइंट है इसका, कहाँ, फरक्का। ठीक, फरक्का। अब यहाँ से ये डेल्टा का उत्तरी बिंदु, यहीं से डेल्टा शुरू हो जाता है। कौन सा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा यहीं से शुरू हो जाता है। ये नदी आगे जाकर के दो भागों में बढ़ जा रही, एक तो हुगली बन जा रही है और दूसरी नदी ऐसे मुख्य धारा बह करके चली जा रही है बांग्लादेश। ठीक, एक इसकी मुख्य धारा बांग्लादेश में चली जा रही है ना, ये वाली धारा, और ये हुगली बन जा रही है। ठीक, आगे यहीं पर एक नदी आकर के इससे मिल जाती है, दामोदर नदी। ठीक, याद रखिएगा। तो यही बात कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है भैया, कि जो गंगा नदी है ना, ये गंगा नदी जो है फरक्का में, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है और यही क्या है, डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है, मतलब वहीं से डेल्टा शुरू हो जाता है। अब यहाँ नदी दो भाग में बढ़ जाती है, अभी हमने दिखाया, एक भागीरथी, दूसरी हुगली है। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए मैप, बिना मैप देखे भाई नहीं चल सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ पे, ठीक, यहाँ आपने देखा, ये यहाँ पर जब पहुँचेंगे ना, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में ये फरक्का है। ठीक, और यहीं फरक्का से ये जो धारा बांग्लादेश में चली जा रही है, ये होती भागीरथी। ठीक, और यहाँ पर ये है नदी हुगली। यही गंगा नदी ही जो है ना, ये गंगा नदी दो भाग में बट गई है। ठीक, एक हुगली हो गई है, हुगली ये डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली गंगा की। ठीक, आगे जाके दामोदर भी इसी में मिलती है और ये आगे जा कर के आगे चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इधर ये भागीरथी नदी उधर से बांग्लादेश से आती है, ब्रह्मपुत्र, ये दोनों नदी आपस में मिल जाती हैं और आगे इसका नाम हो जाता है मेघना। ठीक, और यही मेघना के नाम से ही यह नदी कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए, यही बात कही जा रही है यहाँ पे। ठीक, कि भागीरथी, हुगली, ठीक, जो इसकी क्या है, वितरिका हैं, याद रखिएगा, मतलब अलग हुई हैं, दक्षिण की तरफ बहती हैं तथा डेल्टा के मैदान से होते बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। ठीक, आगे देखिएगा। अब मुख्य धारा, जिसे भागीरथी कह रहे थे ना, मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है।
ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर के मिल जाती है और अंतिम चरण में गंगा ब्रह्मपुत्र में विलीन होने से पहले मेघना, अभी बताया ना, मेघना के नाम से जानी जाती है। ठीक, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक, आगे जा कर के कौन, मेघना, आगे मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा बन रहा है उसे क्या कह रहे हैं, सुंदरवन डेल्टा कह रहे हैं। एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा। सुंदरवन क्यों कह रहे हैं भैया, क्योंकि यहाँ पर ना सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए इसको सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। ठीक, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर है, याद रखिएगा, 2500 किलोमीटर से अधिक है। ठीक, अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अंबाला कहाँ है, पंजाब। ठीक है ना। तो अब वहीं से क्या हो रहा है, अब जल विभाजक का काम कौन कर रहा है, यहाँ देख लीजिए। ये अब यहाँ पर देखना है, सिंधु नदी उधर चली जा रही है, गंगा नदी इधर चल जा रही है। तो यहाँ पर ना बहुत ऊंचा भाग है, यहीं पर क्या है, अंबाला, अंबाला यहाँ पर है। ये क्या करता है इसकी, तो यहाँ की नदियाँ इधर जाएंगी, इधर की नदियाँ, अभी जल विभाजक ऊपर देखा था ना, वही जल विभाजक की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक, तो ये गंगा नदी और सिंधु नदी के बीच में अंबाला जो है ना, ये जल विभाजक का काम कर रहा है। ठीक, यहीं से नदी बह करके उधर चली जाएगी अरब सागर में, और कुछ नदी यहीं से ये गंगा नदी पूरब जाने लगेगी। ठीक, तो बीच में जो जल विभाजक का काम कर रहा है कौन कर रहा है, अंबाला कर रहा है, याद रखिएगा, अंबाला। ठीक, चलिए, तो अंबाला क्या हो गया भैया, सिंधु गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का काम कर रहा है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई कितना है, 1800 किलोमीटर है। मतलब जहां अंबाला है और गंगा नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो पूरा जो उत्तर का मैदान बन रहा है ना, ये पूरा उत्तर के मैदान की बात कर रहा है, कितना है, 1800 किलोमीटर है, याद रखिएगा, 1800 किलोमीटर। परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। ढाल बहुत मंद हो जाता है, ढाल बहुत ज़्यादा है नहीं, उधर से नदी बहते हुए इधर तो जाती है, लेकिन ढाल बहुत स्लो चल रहा है। ठीक, दूसरे शब्दों में कहें तो 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। ठीक, इसीलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बनते हैं। विसर्प क्या होता है, अभी दिखाया था हमने, ये नदियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं तो ये विसर्प बन जाता है। बाद में क्या हो जाता है कि नदी जब अपना रास्ता बदल लेती है तो ये छूट जाता है एरिया। ठीक, यहाँ पर भर जाता है पानी, इसी को कहते हैं गोखुर झील। ठीक, आगे देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। ठीक है, इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, किंतु क्या होता है भैया कि इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर है। ठीक, मतलब ये तो है तो बहुत बड़ी, सिंधु से बड़ी है, लेकिन क्या है, भारत से बाहर स्थित है। ठीक, भारत में कम बहती है। यह हिमालय के समानांतर पूरब की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर जो कि 7757 मीटर है के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू आकार जैसा मोड़ बनाकर भारत में कहाँ प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। याद रखेंगे, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में एक गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है, जहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक, और आगे क्या होगा, दिबांग, लोहित, केनुला दूसरी सहायक नदियां हैं, इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। ठीक, एक बार पूरा ब्रह्मपुत्र का मैप देखेंगे ठीक से। चलो भैया, ये देखिए, यहाँ से निकल रही तिब्बत से ये ब्रह्मपुत्र नदी और पूरब बह रही है, पूरब सीधे बहते हुए जा रही है, लेकिन अचानक से ये क्या कर रही है कि यू आकार का निर्माण कर रही है। यहाँ जब पहुँची है भारत में, अचानक से ऐसे यू आकार का मोड़ बनाती है और यू आकार का मोड़ बनाते हुए भारत में प्रवेश कर गई। ठीक है ना, जहाँ इसका नाम अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर गई, जहाँ इसका नाम क्या है, दिहांग। ठीक, आगे जा कर के लोहित और दिबांग ये सब नदियाँ जब इसमें मिलती हैं, तब इसका नाम कहाँ, असम में इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक, असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है, फिर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और भागीरथी उधर से जो नदी आ रही वहाँ पर ये नदी मिलती है और आगे मेघना के नाम से जानी जाती है। ठीक, एक चीज़ और बता दें कि बांग्लादेश में इसका नाम क्या है, जमुना। ठीक, ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में क्या नाम है, जमुना नाम है। ठीक, असम में इसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र। अरुणाचल प्रदेश में क्या नाम है इसका, दिहांग। ठीक,
सांगपो नदी कहते हैं कहाँ, तिब्बत में। सब इसी का नाम है, ब्रह्मपुत्र का नाम है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे ये सब मिलेगा। तो ये हो गया ब्रह्मपुत्र। ठीक, यू आकार की घाटी आपने देखा है, ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश की। ठीक, आगे देखिए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसकी सहायक नदियां हमने बता दिया, लोहित है, केनुला है, ये सब सहायक नदियां हैं इसकी। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, अभी अभी हमने बताया इसके बारे में। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, ठीक है ना, ठंडा एरिया है, अतः यहाँ इस नदी में जल सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक, यहाँ पर बालू और वो सब चीज़ें बहुत कम होती हैं। ठीक, भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है ना, कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा बरसात मेघालय में होती है ना, मासिनराम में। तो वही कह रहा है कि भारत में नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा बरसात भी होती है, तो वहाँ से जब ये चलती है ना, तो अपने साथ क्या, सिल्ट और बालू बहुत ज़्यादा ले लेती है। ठीक, तो यही कारण है कि असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बट जाती है। ठीक, और गुम्फित नदी के रूप में बहती है। यहाँ बहुत से नदी द्वीप हैं। ठीक, मांजुली द्वीप पीछे बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, मांजुली है, आपको याद होना चाहिए, पीछे बता चुका हूँ। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। प्रत्येक वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है। ठीक, मतलब बाढ़, जो इसका घाट है, घाट से ऊपर बहने लगती है। ठीक, और बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। ठीक है ना। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेप की मात्रा अधिक होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, तिब्बत से निकलती है तब नहीं होती है इसमें सिल्ट वगैरह, बालू वगैरह, लेकिन जब भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश, असम में प्रवेश करती है, तब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसमें सिल्ट और बालू आ जाते हैं। ठीक, इसलिए बहुत ज़्यादा डिब्राइज लेकर के बहती है। ठीक, इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती रहती है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका उत्तर भारत की नदियाँ। ठीक है ना। अब क्या है ना, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि वैसे भी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक नहीं, मज़ा नहीं आएगी। तो हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार।